शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार, ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है हमारा सेहत से भरपूर विशेष रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम में हम अपने समुदाय को स्वस्थ रहने के साथ साथ पैसे बचाने के तमाम रास्ते बताते हैं। और आप सुन रहे हैं अपने चहेते आरजेस को। मैं हूँ आरजे अंकिता और मेरे साथ हैं आरजे मेहताब, और हम दोनों आपके लिए आज फिर से आ गए हैं सेहत सही लाभ कई श्रृंखला की एक नई एपिसोड को लेकर। आपको बताती चलूं कि सेहत को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित में ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के मार्गदर्शन में आप सभी के लिए प्रसारित किया जा रहा है। अंकिता, एक बात बताओ, मजबूत इम्यूनिटी के लिए हमें क्या खाना चाहिए? बताओ, क्या खाना चाहिए? देखो, आज की बदलती दुनिया में अच्छी सेहत के लिए ये सवाल हमारे, तुम्हारे, हम सब के मन में है। मेहताब, तो क्यों ना आज के एपिसोड में हम पोषण पर ही बात करें। हमारा डाइट प्लान कैसा हो ताकि इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। पर दिक्कत तो ये है कि हमारे लोकल डॉक्टर अभी तक आए नहीं हैं। बताएगा कौन? लो, आ गए सेहतिया भैया। भैया, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, हम दोनों आपकी ही बात कर रहे थे। लंबी उम्र के लिए सेहत अच्छी होनी चाहिए और अच्छी सेहत के लिए मजबूत इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बाय द वे, मेरे सभी लिसनर्स को नमस्कार। सही कहा आपने भैया। संयोग से आज के एपिसोड का टॉपिक भी पोषण एवं मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली ही है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, आओ करें हम पोषण की पहचान। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन, ताकत के हैं ये राज, सूक्ष्म मिनरल, गेहूं, ज्वार, इनसे बने हम दमदार। दूध पी के, सब्जी खा के, फल चबा के, मोटू पतलू लंबू छोटू फुर्तीले बनेंगे। बढ़ेगा कद फटाफट, बनेगा चुस्त दिमाग, बन जाएंगे वो स्वस्थ शक्तिमान। आओ जाने, आओ पहचाने, आओ जाने, आओ पहचाने, आओ करें हम पोषण की पहचान, क्योंकि हमें है पोषण की पहचान। बीमारियों से बचाव के लिए इम्यून सिस्टम बेहतर होना जरूरी है। बेहतर इम्यूनिटी के लिए विटामिन, खनिज, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने की चीजों का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीने से हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली वालों के बीमार होने का खतरा कम होता है। यह हमें टीबी जैसे संक्रामक रोगों से भी दूर रखता है। मतलब कि भैया, पोषक आहार
और उचित मात्रा में पानी पीने से हमारी सेहत अच्छी होती है, हमारा इम्यूनिटी बेहतर होता है। ये टीबी संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा भी कम करता है। 100% की बात बताई आपने। बिल्कुल सही समझे महताब। और अब आप श्रोताओं से अनुरोध है कि अगले कुछ मिनट ध्यान से सुने। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे मोबाइल देख रहे हों, बच्चों का होमवर्क करा रहे हों या रसोई में खाना बना रहे हों, पोषण से संबंधित विस्तृत जानकारी डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा दी जा रही है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी एक जाने माने जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जो संक्रामक बीमारियों और टीकाकरण प्रणाली में स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने टीबी, काला आजार, फाइलेरिया, मलेरिया और खसरा जैसी बीमारियों के उन्मूलन पर काफी काम किया है। अपने करियर में इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और जेएसआई जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया है। पोलियो उन्मूलन, खसरा नियंत्रण अभियान और नियमित टीकाकरण को सफल बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। इसके अलावा उन्होंने मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और ये एक अच्छी पहल है स्मार्ट टीम के द्वारा, जिसमें हम लोग सबसे बात करते हैं और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो विषय आपने उठाया है न्यूट्रिशन का, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और हम चाहे टीबी की बात करें, फाइलेरिया की बात करें और किसी भी डिजीज की बात करें, न्यूट्रिशन एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेस हों, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हों। तो मुझे खुशी है कि आपने इस टॉपिक को लिया और हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फाइलेरिया और टीबी के इलाज एवं रोकथाम में पोषण की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि टीबी के संदर्भ में पोषण को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्या कुपोषण टीबी के लिए एक बड़ा जोखिम कारक है, और यदि हाँ, तो इसका मरीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है? टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस, एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है, और ये बैक्टीरिया मोस्टली रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा फैलता है। तो अगर मान लीजिए हम कहीं पे बैठे हैं और मुझे अगर मान लीजिए टीबी हो रखी है, यानी कि मेरे अंदर वो बैक्टीरिया है, तो मैं जब जब बात करूंगा, जब जब मैं छींकूंगा, जब मैं थूकूंगा, मैं बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आसपास के वातावरण में फैलाऊंगा। अब मेरे पास में जो भी बैठा होगा, जो भी रहता होगा, वो व्यक्ति उस बैक्टीरिया के प्रति एक तरह से ओपन होगा, उसके पास वो बैक्टीरिया पहुंच जाएगा। इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि फोमाइड्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जहां रहूंगा, जिस कमरे में रहूंगा, वहां मेरे बिस्तर पे, मेरे तौलिया पे, मेरे कपड़ों पे भी ये बैक्टीरिया रहेगा। और अगर ये बंद एरिया में, डैम्प और मॉइस्ट एरिया में है, कमरा बंद है, धूप नहीं है, हवा नहीं है, तो वहां बैक्टीरिया की लाइफ बढ़ जाती है। वर्सेज अगर ऐसा कमरा है जहां पे धूप अच्छी आती है, साफ हवा आती रहती है, वहां बैक्टीरिया की लाइफ कम हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उस बंद मॉइस्ट कमरे में रह रहा है जो बैक्टीरिया से ग्रस्त है, और दूसरा व्यक्ति जो उस वक्त बैक्टीरिया से ग्रस्त नहीं है लेकिन उसके साथ रह रहा है, समय बिता रहा है, तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया जा सकता है। तो ये ट्रांसमिशन का एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बचने वाली जो सबसे पहली चीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के वातावरण में रह रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग आज की तारीख में जानते हैं, गांव से लोग पलायन करते हैं शहरों पे, क्यों? रोजगार के लिए। और मान लीजिए वो किसी अच्छे पद पे नहीं है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उनको वो वाले जॉब करने पड़ते हैं जहां पे शायद सैलरी बहुत कम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कोई बड़ा घर तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो छोटे छोटे घर, छोटे कमरे ले लेते हैं और एक ही कमरे में कई लोग रहने की कोशिश करते हैं। वहां अगर किसी भी एक व्यक्ति को ये दिक्कत है तो बाकी लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है जहां पे बाय डिजाइन सोसाइटी ने लोगों को इकट्ठा कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल प्रिजन्स है। अब जैसे नॉर्मल कंडीशन में एक प्रिजन में हो सकता है 1 या 2 ही लोग होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रिजन में हो सकता है 20-25 लोग हों, तो उस कंडीशन में किसी एक के अंदर बैक्टीरिया है तो दूसरों को जा सकता है। तीसरा ग्रुप हमारा है, जैसे मान लीजिए स्कूल्स है हमारे।
अगर स्कूल में है, हम सब साथ में बैठते हैं 8 घंटे, बच्चे लोग साथ में रहते हैं, स्कूल हो कॉलेज हो, वहां पे भी मान लीजिए किसी एक को है, बाकी लोग एक्सपोज्ड है। तीसरा ग्रुप हमारा हो सकता है ऑफिसेज का। अगर हम ऑफिसेज में है, साथ में बैठे हुए, क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, ओपन एयर नहीं है, एसी वाला है, वहां पे भी हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि ट्रांसमिशन कहीं भी हो सकता है, बशर्ते एक कोई पॉजिटिव व्यक्ति वहां हो। नाउ द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, ये हमारी मेन चीज है, फैट्स होते हैं। तो जो बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने के सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी वो कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा वो उससे लड़ नहीं पाएगा और वो जीत जाएगा बैक्टीरिया वायरस और बीमारी के रूप में उसको प्रेजेंट करेगा। तो न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एज बेस्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन, विच शुड बी अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं है कि हम हर एक को एक जैसा न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन स्टार्ट कर लेता है जब बच्चा जन्म लेता है। अगर बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहला अच्छा न्यूट्रिशन है मदर का मिल्क। जो माँ का मिल्क होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो इनिशियल 24 घंटे वाला होता है, कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चा अपने माँ का मिल्क शुरू करता है, ब्रेस्ट फीड शुरू करता है और शुरू के महीनों में वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रहता है, वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हमें ध्यान रखना होता है कि हम सही आइटम दे रहे हो, केवल कार्बोहाइड्रेट ना हो, उसमें दाल का पानी हो, ताकि प्रोटीन भी उसमें जाए। जो आगे चल के थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तो नॉनवेज खाने वाले बच्चे, वहां पे उनको एग्स भी मिलना चाहिए। तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि एज पर एज न्यूट्रिशन इसमें ऐड होता जाए। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम लोग ये देखते हैं कि उन बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर का खाएंगे, बाहर एक्सपोज होते हैं, तो उनमें कई बार क्या होता है, कई प्रकार के जो एग्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ के एग्स, वो शरीर में एंटर हो जाते हैं, वो वर्म्स बन जाते हैं। और वो वर्म्स क्या होते हैं, वो न्यूट्रिशन को खुद खाने लग जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए किसी के, तो वो न्यूट्रिशन का पार्ट वो लेने लग जाते हैं, तो बॉडी में वो नहीं आता है। तो बॉटम लाइन ये है कि हम लोगों का जो न्यूट्रिशन है ये डिजीज से फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हमें ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन लेने के साथ साथ न्यूट्रिशन जो बाहर निकलने वाले थिंग्स हैं उनको भी हम लोग कंट्रोल में रखें। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। अब जब हम प्रोटीन, एनर्जी, कुपोषण की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप इस विषय पर और विस्तार से प्रकाश डाल सकते हैं? तो होता क्या है कि हम जितने भी होते हैं, मतलब हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, एज के हिसाब से हमारे अंदर एक हमारी जो मेटाबॉलिक, अगर मैं एथलीट हूं और मैं दौड़ धूप करता हूं तो मेरी तीसरी टाइप की एक्टिविटी है। डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक टाइप ऑफ वर्क, हमारे लाइफस्टाइल के बेस पे हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमको सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन को लेना होता है। तो अगर हम लोग एक बेसिक इंडेक्स लें, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई कहते हैं बड़ी क्रूड लैंग्वेज में, तो जो भी हमारे लोग थोड़े बड़े हो गए होते हैं उनका हम एज और हाइट देखते हैं, और एज और हाइट के हिसाब से फॉर्मूला लगता है और हम उसको समझते हैं कि ये बॉडी मास इंडेक्स इसका बिलो नॉर्मल है या एबो नॉर्मल है। बच्चों में क्या होता है, हम लोग बीएमआई से ज्यादा हम लोग मिड आर्म सरकमफ्रेंस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनका हम मिड सरकमफ्रेंस देखते हैं कि वो कितना चल रहा है। नॉर्मली 5 इयर्स तक के बच्चों का एक ग्रोथ चार्ट होता है, और उस ग्रोथ चार्ट में डिपेंडिंग अपॉन द एज हाइट पे हम लोग ध्यान देते हैं और वेट पे ध्यान देते हैं। तो एज के हिसाब से वेट और हाइट अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसमें हम लोग मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग, ये दोनों चीज देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज होता क्या है, कुछ बच्चों में इन्फेक्शन हो गए, मान लीजिए निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, मीजल्स हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रिशन बहुत तेजी से गिर जाता है बच्चों में। और हमको ये ध्यान रखना होता है कि वो कितना गिरा है। जैसे मान लीजिए एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है नॉर्मल से एक पटरी बाहर, मान लीजिए 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर, कुछ होता है नहीं साहब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर, कुछ होता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर। तो जितना अधिक वो बाहर जा रहा है यानी वो उतना अधिक खतरे में है।
चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन हो, चाहे वो ओवर न्यूट्रिशन हो। तो हम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंडर न्यूट्रिशन अगर वो हो रहा है, उसको हम लोग प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं, जहां पे वेट भी कम हो जाता है, हाइट भी कम हो जाती है, और फिर बाकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। धन्यवाद सर। आपने बताया कि सही पोषण बचपन से ही जरूरी होता है, लेकिन कई लोगों को जीवन की शुरुआती दौर में पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और वे टीबी जैसी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए रिकवरी की कोई प्रक्रिया है? तो पहले शुरू करते हैं। आपने टीबी का डिस्कशन किया, तो टीबी में क्या है कि एक तो होता है कि आदमी ने खाना नहीं खाया, और दूसरा होता है बीमारी की वजह से भूख नहीं लगती है। So unfortunately in TB what happens, you basically enter into anorexia. Anorexia का मतलब है कि भूख ही नहीं लगती है। तो even if the family has food to feed, but the person is unable to get the food. क्यों? क्योंकि उसके मन में वो इच्छा ही नहीं आती है, उल्टी हो जाएगी। तो वह एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि साहब फूड है ही नहीं हमारे पास, क्वालिटी फूड। तो नाउ लेट्स गो बैक टू, तो इसमें क्या है कि अगर टीबी वाला पेशेंट टाइम पे आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, तो मुश्किल से 2 हफ्ते की दवा प्रॉपर शुरू करेगा, उसकी भूख वापस आ जाती है। ठीक है, दैट इज द वेरी गुड थिंग कि राइट ट्रीटमेंट अगर शुरू हो गया 2 हफ्ते में भूख आ जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास खाने का है या खाने का नहीं है। खाने का है तो आप खाइए, वी आर कीपिंग दैट। जहां पे खाने की चैलेंजेस है वहां पे क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? हम लोगों के देश में हम सब जानते हैं कि गाय का, भैंस का दूध कितना कीमती है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, और ये हर जगह अवेलेबल है। मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रूरल एरियाज में और अच्छी क्वालिटी का है अर्बन के मुकाबले। तो मेरा पहला मैसेज होगा कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को जरूर प्रायोरिटाइज करें। देखिए, दूध अपने आप में दूध है, उसके अलावा पनीर होता है, छाछ होता है, लस्सी होती है ना, ये सब चीजें हैं, और देशी घी होता है। तो ये एक कैटेगरी है, इसको आप लोग प्लान करें जो अवेलेबल है लास्ट माइल पे, कोई फैंसी थिंग नहीं है ये। दूसरा ग्रुप जो होता है वो हमारा नॉर्मल प्रोटीन वाला ग्रुप है। प्रोटीन हर तरह की दाल में है, चाहे चने की हो, अरहर की हो, मसूर की हो, इवन मटर हमारा जो है वो है प्रोटीन। चने के बाद इसके बाद जो सोयाबीन है वो बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो जितने भी प्रकार के दाल और राजमे और ये सब है, ये हमारा वेजिटेरियन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं उनके लिए एग बहुत अच्छा सोर्स है। नॉर्मल बॉइल्ड एग इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्लस जो हमारे लोग जिनके यहाँ पे नॉनवेज बनता है, दे कैन गो फॉर मीट, दे कैन गो फॉर चिकन, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है हमारा प्रोटीन का। तो ये आइटम सब लास्ट माइल पे भी मिल जाएंगे, आपको कहीं विदेश का कोई आइटम नहीं मंगाना पड़ेगा, कोई पैकेट का आइटम इसमें नहीं है, और ये अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा प्रोटीन्स के साथ साथ विटामिन का बड़ा ध्यान देना जरूरी है, और विटामिन के लिए हमारे पास चाहे हरी सब्जियां हो चाहे फल हो, उनका बहुत ज्यादा योगदान होना चाहिए। प्लस बेसिक विटामिन सी जो नींबू में आएगा, अचार जो नींबू है आपका, आंवले का आइटम हो गया, उनमें है, इनको जरूर लेना चाहिए। और जो लास्ट माइल पे अगर कोई बच्चा है, मैं बहुत ही मतलब अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, अपने घरों पे सब लोग देखें, बच्चों को 1 गिलास सुबह ओरिजिनल फ्रेश दूध, गाय का हो चाहे भैंस का हो, 1 बनाना और 1 बॉइल्ड एग, अगर ये बच्चे को दिन में मिल जाता है, सुबह और शाम को 1 दूध मिल जाता है, वो बच्चा मेल न्यूट्रिशन में नहीं जा सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है और सब इस भरोसे बैठे हैं कि मिड डे मील में ही जाके मिलेगा खाना, वही खा के आएगा, मिड डे मील इज ए एडिशनल मील, कॉम्प्लीमेंट्री है, बेसिक घर पे होना बहुत जरूरी है। तो इसमें ध्यान ये रखना होगा कि ये सब चीजें लास्ट माइल पे अवेलेबल है, दे शुड ट्राई टू टेक दीज थिंग्स। और डीवर्मिंग जरूर कराएं। डीवर्मिंग में एल्बेंडाजोल टैबलेट है, बच्चों को हर 6-6 महीने पे, इनफैक्ट हमको आपको भी हर 6 महीने पे 1 डीवर्मिंग की टैबलेट चबा के खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर खाना खा रहे हैं और वर्म्स हमारे इंटेस्टीन में हैं, वी आर बेसिकली लूजिंग आउट द न्यूट्रिशन। तो खाना भी खाना है और डीवर्मिंग भी करना, ये हमारा मैसेज होगा। हमने अभी तक पोषण पर काफी चर्चा की है, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को यह समझाने के लिए थोड़ा परिप्रेक्ष्य दे सकते हैं कि टीबी और पोषण के बीच इतना गहरा संबंध क्यों है? देखिए, टीबी में क्या होता है, हम लोग बात करते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स की, ठीक है, कौन से लोग ज्यादा इसमें हाई रिस्क में हैं।
तो उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका बॉडी बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है विच इज लेस देन 18। तो लेस देन 18 वाला जो भी ग्रुप होगा वो सबसे अधिक हाई रिस्क होता है, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, साथ में बैक्टीरिया भी आ गया है, वो और आपकी भूख कम कर दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो रिस्क पे हम लोग रहते हैं। और अभी जो 100 डे कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें ये एक हमारा वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स में आता है। दूसरा जो ग्रुप है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, वो है डायबिटिक्स का। तो जिनके अंदर डायबिटीज होता है, जिसमें कि आप जानते हैं इंसुलिन की कमी हो जाती है, शरीर में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है, उन लोगों के अंदर भी बैक्टीरिया का प्रोलिफरेट करने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये दो हमारे न्यूट्रिशन के मेन फैक्टर्स है, बाकी और चीजें अलग है। नाउ कमिंग टू अंडर न्यूट्रिशन, तो बीएमआई कम क्यों होगा? बीएमआई कम होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि न्यूट्रिशन का सफिशिएंट न जाना। और न्यूट्रिशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो लोग प्रोटीन कम खाते हैं उनमें रिस्क सबसे अधिक होता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन, साथ में कार्बोहाइड्रेट और फैट भी होना चाहिए। तो हमारा न्यूट्रिशन का जो हम लोग एक भारतीय थाली की बात करते हैं ना, जब भी पिक्चर आप देखिए थाली, देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट सम पीसेस ऑफ एवरीथिंग। इट कैन बी एक दो रोटी हो गई, दाल हो गई, सब्जी हो गई, चावल हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया, फ्रूट्स हो गए। दिस इज अ मिक्सचर। तो टीबी में न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दोज हु आर हैविंग बीएमआई लेस देन 18 दे आर एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। धन्यवाद सर। अब हम थोड़ा फाइलेरिया पर ध्यान देते हैं। क्या आप श्रोताओं को बता सकते हैं कि फाइलेरिया और कुपोषण के बीच क्या संबंध है? देखिए, फाइलेरिया एक अलग तरह की बीमारी है। जैसे हमने टीबी की बात की, वो बैक्टीरिया से हो रही थी। फाइलेरिया जो है पैरासाइट से होती है, परजीवी से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो परजीवी मच्छर के काटने के द्वारा फैलता है। तो मान लीजिए मेरे अंदर वो परजीवी है और मेरे अंदर उसके बेबीज माइक्रोफाइलेरिया हैं, और एक मच्छर ने मुझे काटा, जो कि क्यूलेक्स मच्छर होता है। जहां भी पानी रुका हुआ है वहां पे क्यूलेक्स मच्छर जरूर पैदा होता है। तो वो मुझे काटेगा तो मेरे अंदर से वो लार्वा ले लेगा, और वो दूसरे को काटेगा तो लार्वा उसके अंदर चला जाएगा और एडल्ट वर्म बन जाएगा। तो वहां पे जो एडल्ट वर्म होता है वो पतले धागे जैसे कीड़े होते हैं। ठीक है, लंबे जैसे हमारी उंगली होती है, इतना लंबा धागा हो गया, और वो मेल और फीमेल बन जाता है एडल्ट वर्म। और हमारी बॉडी में 3 तरह की वो होती है, ट्यूब्स होती हैं। एक आर्टरी हो गई, एक वेन हो गई, और तीसरी लिम्फेटिक्स होती हैं। लिम्फेटिक्स जो होती हैं उनमें एक तरह का द्रव्य निकलता है, और बीच में लिम्फ नोड होते हैं जो बीमारियों से लड़ने वाले बहुत सारे उसमें शक्ति होती है, रोकते हैं। ये एडल्ट वर्म जो होते हैं वो लिम्फेटिक चैनल में या लिम्फ नोड में जाके बैठ जाते हैं, और वहां जाके ये ब्लॉक कर देते हैं। इनकी 5 से 7 साल की लाइफ होती है, और जब तक जीवित रहते हैं मूव करते हैं। जैसे ही वो मर जाते हैं वहां पे रिएक्शन होता है, वहां ब्लॉकेज होता है, और उसके बाद वहां आसपास में जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। नाउ अगर मान लीजिए किसी का किडनी में इफेक्ट हो गया, ठीक है, तो किडनी में इफेक्ट होने पे क्या होता है, उनकी पेशाब में बहुत सारा व्हाइट कलर निकलता है। हम लोग इसको मिल्की व्हाइट यूरिन कहते हैं, एकदम दूध जैसा सफेद यूरिन होता है, और उसमें बहुत सारा पार्ट प्रोटीन और फैट का निकल जाता है। बहुत सारा पार्ट प्रोटीन और फैट का निकलता है, और जिससे कमजोरी भी आती है और महसूस भी होती है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, लोग उसको समझते नहीं है, और वो बॉडी के न्यूट्रिशन को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको लोग अदरवाइज लेते हैं। तो अगर पुरुषों में किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उनके दिमाग में आता है कि हो सकता है मेरे स्पर्म निकल रहे हैं, है ना। तो वो मेंटल स्टेटस उसका शिफ्ट हो जाता है कि वो ये तो हमारी कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, या कोई हमारे उसकी कमी हो रही है, जबकि ये सिंपल डिजीज है बिकॉज ऑफ फाइलेरिया जो किडनी में अफेक्टेड है, और लॉस ऑफ प्रोटीन एंड फैट हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट कराना यूरिन का। अगर वो सैंपल मिल जाए तो टेस्ट हो जाएगा, तो मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या है। कमिंग बैक टू न्यूट्रिशन, तो एज सच कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो न्यूट्रिशन कम का हो, एडिक्वेट हो या ओवर हो, हर कोई रिस्क पे है मच्छर के काटने से। ठीक है, और मच्छर अगर काटेगा जिसके अंदर वो लार्वा है फाइलेरिया वाला, तो वो उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें ये तो मान के चलिए कि सबको रिस्क है, लेकिन जिसको
पैर में सूजन शुरू हो जाती है, जिसको हम हाथी पांव कहते हैं, हाथी पांव जब हो जाता है तो वहां बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, और बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है बॉडी में। जो लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, उनके हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में फिर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का डिस्कशन हमें करना पड़ता है कि उसमें सॉल्ट कितना हम खाने में कम कर सकें, कितना हार्ट को लोड कम हो, वो वाला डिस्कशन है। वहां पे जो हमारा ये प्रोटीन एनर्जी मैल्यूट्रिशन वाला इशू था वो कम हो जाता है। वहां मेजर इशू हो जाता है दूसरे न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को मैनेज करने। सर, किसी व्यक्ति को अगर फाइलेरिया के कारण शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो रही है तो उसके आहार में किन चीजों से परहेज करना चाहिए? कौन से आहार संबंधी पहलू हैं जिनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है? कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें सर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्ट कंटेंट है बॉडी में खाने का, उसको मैनेज करना बहुत आवश्यक है। तो जो नमकीन आइटम होते हैं या जो लोग खाने के साथ एक्स्ट्रा नमक लेने की कोशिश करते हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना वो एडिशनल लेंगे उतना अधिक पानी शरीर में इकट्ठा होगा, उतना अधिक सूजन बढ़ेगी और वो फिर हार्ट को भी इम्पैक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉल्ट कंटेंट पे कंट्रोल, और वो अगर प्रॉपरली किया जाएगा तो जो सूजन है उसको मैनेज किया जा सकता है। और इसके अलावा एज सच और कोई मेजर हम लोग उसमें न्यूट्रिशन में चेंज नहीं करते हैं। एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में क्या आपने फाइलेरिया या टीबी से जुड़ी कोई ऐसी आम भ्रांतियां देखी हैं, खासकर भोजन को लेकर? क्या कोई ऐसा मिथक है जो आप इस मंच के माध्यम से तोड़ना चाहेंगे? तो लोगों के अंदर ना बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, और उनके दिमाग में ये होता है कि मैंने ये आइटम बादी कर देगा, ये आइटम ज्यादा सूजन बढ़ाएगा। तो इसमें कॉमन जो सबसे अधिक मिथ्स आते हैं उसमें मतलब दे हैव कनेक्शंस टू स्पेसिफिक आइटम्स, कि जैसे ये आइटम रात में खा लिया तो हमें ये दिक्कत आ गई। एज सच जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों के अंदर ये भी दिमाग में डाल दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर बीमारी को हम लोग ये खाने से मतलब रोक सकते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी जो लास्ट माइल पे ना लोकल लेवल पे लोग होते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन नहीं यूज करते हैं, दोज हु बेसिकली ट्राई टू यूज नेचुरल मेडिसिन, तो वहां पे वो लोग इन चीजों को डालते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो मतलब पीपल कम टू अस एंड दे टेल कि जैसे मैंने ये बैगन खा लिया था उसके बाद से सूजन बढ़ गई, या मैंने वहां पे गए थे और मैंने उस चीज को छू लिया था, या मैंने दही खा लिया था उसके बाद सूजन बढ़ गई। तो वो दे ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि ये बीमारियां हैं, और ये बीमारी या तो बैक्टीरिया से हो रही हैं, या वायरस से हो रही हैं, या पैरासाइट से हो रही हैं, और उनकी अपनी लाइफ साइकिल होती है जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन पीपल ट्राई टू नेग्लेक्ट दैट, उसको नहीं देखेंगे कि बीमारी की वजह से है, वो उसको कन्वर्ट करेंगे कि नहीं मैंने वो खा लिया था इसकी वजह से यहाँ पे ये हो गया था। तो मैं डिटेल में इस पे नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है, मैंने किसी का नाम ले लिया कि ये आइटम खाने से ये महसूस हो रहा है। लेकिन बेस्ट इसमें ये रहेगा कि क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर मिले, और उसमें अपनी जो भी भ्रांतियां हैं उसको जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि फाइलेरिया का जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे केसेस का, उनके इलाज के समय लोगों से बातचीत हुई तो बहुतों ने बताया कि साहब हमको चावल मना कर दिया गया है, चावल बिल्कुल नहीं खाना है। किसी ने कहा था हमको कद्दू की सब्जी खाने को मना कर दिया गया है, किसी ने कहा था हमको ना अचार खाने को मना कर दिया गया है। तो वी आर हैविंग वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग आउट, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास कोई कोरिलेशन नहीं है। जैसे करो मुझसे कहे कि साहब मैं चावल ज्यादा खा रहा हूं इसलिए मेरा फाइलेरिया का सूजन बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कोई कह रहा है साहब मैंने वो पुराना आइटम खा लिया था इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है। सूजन जो बढ़ती है फाइलेरिया में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे माइक्रो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बीमारी है, ठीक है, अर्ली स्टेज की है, सूजन हल्की है, और मैं नंगे पैर अपना काम कर रहा हूं, खेतों में काम कर रहा हूं, चाहे बागवानी में कर रहा हूं, और मेरे शरीर में माइक्रो एब्रेजन्स हो रहे हैं, कंकड़ पत्थर या बालू के द्वारा मेरे चोट लग रही है, और उसमें थोड़ा भी इन्फेक्शन अगर ऐड हो गया बैक्टीरिया का, तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा बाहर से, लेकिन वो माइनर इन्फेक्शन उस तरह की सूजन को बढ़ाता है। तो जो लोग ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं इस तरह के लाइफ स्टाइल में, बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, बिकॉज देयर स्टाइल ऑफ लिविंग, वहां पे ये सूजन ज्यादा बढ़ती है।
इसका न्यूट्रिशन से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल से है। अगर वही मैं फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति हूं, हरदम मैं अपना फ्लैट में चप्पल जूते पहन के रह रहा हूं, तो मैं सेकेंडरी इन्फेक्शन से अफेक्टेड नहीं हूं। तो मेरे अंदर भी फाइलेरिया है, लेकिन मेरा सूजन कम रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ती है उसमें सबसे अधिक रोल माइक्रो एब्रेजन और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होता है, ना कि न्यूट्रिशन से कोई रिलेशनशिप होता है। और ये जरूर देख लें कि जो भी सरकार के द्वारा चीजें दी जाती हैं, जिसको कि हेल्थ के लिए हम कहते हैं ना, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, चाहे वो वैक्सीन हो, जो भी टीके लगने हैं बिल्कुल टाइम पे लगने चाहिए, लेट नहीं लगाना है। तो टीके लगवाने वाला काम। दूसरा होता है विटामिन ए दी जाती है, विटामिन ए को टाइम पे दें। तीसरा है डीवर्मिंग जो होती है उसको जरूर टाइम पे करें। और सभी अपने बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट जरूर भरा करें। ये हमारे नियमित टीकाकरण के कार्ड में भी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से लें चाहे हम प्राइवेट सेक्टर से लें। और उस कार्ड में जरूर हर महीने देखें कि बच्चे का वजन क्या चल रहा है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये कार्ड एक बार आप भरना शुरू करेंगे पेरेंट होने के नाते, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मेरा बच्चा न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड में कहाँ जा रहा है। उसके हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, चाहे न्यूट्रिशन बढ़ाना हो, चाहे मैनेज करके कम करना हो, वो सब किया जा सकता है। लेकिन ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है जो पेरेंट्स हैं बच्चों की ट्रैकिंग करें, और सेकेंड अनुरोध है अपनी खुद की भी ट्रैकिंग करें। वजन लेने वाली मशीन हर जगह अवेलेबल है। हमारे यहाँ जो सब सेंटर होते हैं, जिसको हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं, वहां है, पीएससी पे है, सीएससी पे है। कुछ नहीं है, ग्रुप मिलके खरीद भी सकता है, 500-700 रुपए की आती है वेइंग स्केल। और उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका वजन कैसा चल रहा है। एक बार वजन लेने से कुछ नहीं मालूम पड़ता, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। लेकिन हर 2 महीने 3 महीने पे अगर हम लेते रहेंगे, हमें ट्रेंड मालूम पड़ेगा। और जिन लोगों का वजन अपनी उम्र के हिसाब से कम हो रहा है, वो जरूर आके चिकित्सक से मिलें, क्योंकि आप कई डिजीजेस में एट रिस्क हैं। तो अगर वजन कम हो रहा है और ज्यादा कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, टीबी तो एक बीमारी है, और भी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि एज ए पर्सन आप सीरियस कंडीशन में अस्पताल ना आए। पहले ही स्टेप से गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी में हल्की सी आवाज आती है, हम लोग मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं कि साथ थोड़ी आवाज आ रही है। तो हमारे शरीर को भी आप एक गाड़ी के रूप में लें। इसके लिए भी अगर थोड़ा सा भी सिस्टम बिगड़ रहा है, डोंट वेट टू इट गेट डैमेज्ड फुल्ली। अदरवाइज क्या होगा, फिर कॉस्ट भी हाई हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर्स भी आपके वेस्ट होंगे और आपका काम भी बिगड़ेगा। जैसे ही डिफेक्ट आए उससे पहले सर्विसिंग करा लीजिए अपने शरीर की, और चेक करा के रखिए। ब्लड टेस्ट साल में एक बार जरूर कराइए, और वजन अपना रेगुलर चेक कीजिए। बाकी चिकित्सक लोग हैं, वो लोग आपकी सहायता करने में हरदम अवेलेबल है। धन्यवाद सर। यह एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी सूजन को किसी विशेष कारण से जोड़ने से पहले सही ढंग से जांच करना बहुत जरूरी है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सभी जरूरी जांच, जैसे कि रक्त परीक्षण, पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध है। ये आपके घरों के पास ही है। आप वहां जाकर अपना वजन जांच सकते हैं और विशेषज्ञों से अपने वजन और उम्र के आधार पर सही पोषण संबंधी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। सर, क्या आप हमारे श्रोताओं को अन्य सरकारी योजना के बारे में बताना चाहेंगे जिनका वे और लाभ उठा सकते हैं? देखिए, न्यूट्रिशन के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। जैसे जो गर्भवती हमारी माताएं होती हैं, उनके लिए एक हमारा पोषाहार कार्यक्रम होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पोषाहार होता है। जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहां पे ये पोषाहार मुफ्त में उपलब्ध होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम इसका सही उपयोग करें और उन पोषाहार को लें। ठीक है, तो वो मंथली या वीकली जो भी सिस्टम लास्ट लेवल पे होता है वो वहां पे पड़ता है, तो ये लेना चाहिए। दूसरा, चाहे वो टीबी की मरीज हो, चाहे वो कालाजार के मरीज हो, उनके लिए थोड़ा सा वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पैसा आता है, और उसमें टीबी के लिए 1000 रुपए प्रति माह 6 महीने तक का होता है। तो 6000 रुपए का योगदान सरकार करती है। और अनुरोध मेरा ये होगा कि जो मरीज है कृपया करके वो इसका उपयोग अपने न्यूट्रिशन के लिए करे। रिस्क ये होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए घर में 6 प्राणी हैं,
तो वो 1,000 रुपए आया तो था टीबी मरीज के लिए, लेकिन वो पूरा का पूरा खर्च हो रहा है सभी परिवार वालों के लिए। तो इसमें हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और किया है कि टीबी मित्र का एक प्रावधान किया है। तो जो टीबी मित्र होते हैं वो बेसिकली निश्चय मित्र कहलाते हैं, और जिनको ये रखा गया है कि वो लोग एक न्यूट्रिशन की पोटली, बेसिकली दाल और जो भी नॉर्मल दाल और ऑयल्स वगैरह वगैरह चीजें हैं उन परिवार को देते हैं, ताकि वो न्यूट्रिशन नॉट ओनली फॉर द पेशेंट बट बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो भी एक तरह से उसको ले सके। क्योंकि 1,000 रुपए में अगर वो पूरे परिवार को न्यूट्रिशन देने की कोशिश करेंगे तो टीबी के मरीज का जो टीबी है वो उसको ना रिकवरी जल्दी नहीं हो पाएगी। और अभी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बड़ा अच्छा निकल के आया है कि जैसे ही न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है तो जो टीबी की दवाएं हैं उसका इफेक्ट भी अच्छा हो जाता है। मान लीजिए अगर मैंने न्यूट्रिशन कम रखा तो मेरी दवाओं का इम्पैक्ट कम आएगा, देर से आएगा, और मैंने न्यूट्रिशन इंप्रूव किया तो दवाओं का इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान दें और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका पूरा भरपूर लाभ उठाएं। आजकल कई सेलिब्रिटी दूध और दूध से बने उत्पादों को ना लेने जैसी डाइट ट्रेंड्स को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा वे कई अन्य पोषण संबंधी टिप्स भी साझा करते हैं जिनका हमेशा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। अक्सर किशोर और युवा इन बातों से प्रभावित हो जाते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, इसको मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। पहले मैं मिल्क वाला पूरा कर देता हूं डिस्कशन। देखिए, एक होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस एक तरह से बाय डिजाइन इंडिविजुअल्स की जेनेटिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, आज की तारीख में है लेकिन इतना अधिक नहीं है जो एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है देन डेफिनेटली कोई बच्चा का दूध लेगा तो उसमें थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट चैलेंजेस आएंगे। तो ये डॉक्टर और मेडिकल का इशू है, बट आज की तारीख में इंडिया में परसेंटेज वाइज इट्स वेरी लेस, तो वी शुड नॉट वरी ऑन दैट। दिस इज वन पार्ट, साइंटिफिक पार्ट जो था। कमिंग ऑन द सेलिब्रिटी पार्ट, देखिए सेलिब्रिटी होना अपने आप में एक मतलब एक तरह से अचीवमेंट है कि लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, एंड कोई भी सेलिब्रिटी हो, मतलब किसी एक का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि सेलिब्रिटीज शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी में भाई आप या तो खिलाड़ी होंगे या फिल्म एक्टर होंगे या कोई इस तरह के फील्ड के होंगे जहां जनता आपको फॉलो करती है। तो कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसके जो मतलब बेसिकली खुद के अपने आचरण होते हैं और जिस चीज को प्रमोट करते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म में हमारी सोसाइटी को हेल्प कर रहा है या हार्म कर रहा है। और मेरे ख्याल से सेलिब्रिटीज सभी समझदार हैं, सभी जानकार हैं, सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। बस थोड़ा सा ये है कि हाँ, जिस समय ऐड कर रहे हो अगर थोड़ा साइंटिफिक हो जाए, अगर जरूरत पड़े किसी अपने साइंस के मित्र से बात कर लें, डॉक्टर से बात कर लें, और कोशिश करें कि अल्टीमेटली हमारा समाज स्वस्थ और अच्छा समाज हो। अगर ये हमारे माइंड में रहेगा तो आई थिंक वी कैन ऑल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। एंड रही बात एडोलसेंट्स की, आई थिंक एडोलसेंट इज ए वेरी टेंडर एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंडर एज होती है, और वहीं पे उसकी भविष्य की प्लानिंग चल रही होती है कि मुझे आगे क्या करना है। एंड एडोलसेंट सबसे अधिक इंप्रेस होते हैं बाहरियों से, पेरेंट्स से नहीं होते, क्योंकि वो एज होती है जब रिवोल्ट होता है घर में कि नहीं मैं माँ बाप की बात नहीं मानूंगी, या तो टीचर की मानूंगी या मैं सेलिब्रिटीज की मानूंगी। तो आई थिंक एडोलसेंट को जितनी भी चीजें प्रेजेंट हो रही हैं, आई थिंक वी शुड इंश्योर कि वो चीजें अच्छी प्रेजेंट हो। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ये यहाँ पर रोल आता है हमारे समाज में बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, कि जो भी कंटेंट सर्व हो रहा हो उस कंटेंट पे थोड़ा सा एक विजिबिलिटी होनी चाहिए। वी डोंट वांट आवर एडोलसेंट टू गेट लॉस्ट, चाहे वो मतलब रॉन्ग चीजों में चले जाएं, किसी तरह के नशे के उसमें फंस जाएं, या किसी प्रकार के डिप्रेशन में चले जाएं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आपका जो सवाल है सेलिब्रिटीज का, मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन तो केवल एक पार्ट है, मैं इसको ओवर आर्चिंग बना रहा हूं कि नहीं, हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो भी यूथ है, जो भी एडोलसेंट बच्चा हो बच्ची हो, वो स्वस्थ हो, न सिर्फ शारीरिक स्वस्थ हो बल्कि मानसिक भी स्वस्थ हो, और उसके अंदर अच्छे आचरण आए, और अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए वो लोग प्रोडक्टिव साबित हों। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो दोस्तों, छोटे बच्चे, गर्भवती महिला और बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के लिए पोषण महत्वपूर्ण है। पोषक भोजन लेने वालों की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, वहीं कुपोषितों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और उनके संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। आपने डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी द्वारा दी गई जानकारी ध्यान से सुनी होगी,
और अगर आप नहीं सुन पाए तो हम इस प्रोग्राम को रिपीट ब्रॉडकास्ट फिर से कल और परसों भी करेंगे, तो हमें जरूर सुनिएगा और अपने घर वालों को भी जरूर सुनाइएगा। सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की है। इसके जरिए राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं। सौभाग्य से हमारे देश के अन्न गोदाम भरे हुए हैं। सरकार की ऐसी और भी योजनाएं हैं जो पोषण की कमी पूरा करती है। तो भाइयों और बहनों, आप अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर घर बैठे सही जानकारी पा रहे हैं। अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ें और हमारे साथ शपथ लें कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई। शुक्रिया सेहतिया भैया। कुपोषण की वजह से बीमार और संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है। खासकर समाज के कमजोर तबके के बीच ये चुनौती है। आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। हम फिर आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातों को लेकर। सुनते रहे आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। नमस्कार। नमस्कार। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल। बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम, 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, 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 पोषणम।